फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम कौशल विकास अर्थात स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास एवं प्रशिक्षण अर्थात शिक्षण नीति वर्ष 2015 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों, अति पिछड़े वर्गों, निःशक्त व्यक्तियों एवं महिलाओं हेतु उपयुक्त रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण अर्थात शिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की थी, जिसमें युक्तानुसार उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके। इसके लिए देश के 60 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए थे। वर्ष 2017-18 में सरकार ने इसे और बढ़ाकर 600 जिलों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में वृद्धि की थी। साथ ही साथ देश में 100 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र खोले गए थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसकी पहली योजना थी। देश में वर्तमान में लगभग 17 से अधिक कौशल विकास कार्यक्रम कार्यरत हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना के कुछ प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? कौशल पंजीकरण व्यवस्था को प्रारंभ करना, युवकों को रोजगार हेतु शिक्षा देना, उत्पादन में बढ़ावा देना, युवाओं को शिक्षण करके उत्पादकता वृद्धि हेतु रोजगार क्षमता में वृद्धि करना, युवाओं को 800 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करना। अगला है इसका शिल्पकार प्रशिक्षण। कुछ इसके और भी हैं, जैसे उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम, सीखो और कमाओ, ग्रामीण स्वरोजगार योजना एवं प्रशिक्षण संस्थान, कौशल उन्नयन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हेतु प्रदर्शनी योजना आदि कौशल योजनाएं थीं। भारत में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति जानने के लिए पढ़ेंगे। तो किसी भी देश में आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य वहाँ के व्यापार एवं उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप के बिना उनकी स्थापना एवं ठीक प्रकार के संचालन से है। विश्व में उद्योग स्थापना एवं संचालन में सबसे कम बाधाओं वाला देश हांगकांग को माना जाता है। इसके 100 अंकों में 89.8 अंक हैं, जबकि भारत के 52.6 अंक हैं अर्थात 52.6 अंक हैं एवं इसकी रैंक 143 भी है, जो पहले 2016 में 112 थी। आर्थिक स्वतंत्रता मापने के पैमाने। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व उद्योगों की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक मापने के 4 पैमाने हैं, जिनके आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। कानून का शासन किया जाता है, सरकार का आकार, विनियामकों की कार्यकुशलता, खुला बाजार इत्यादि हैं। अब पढ़ेंगे ग्रामीण उद्यम संचालित करने हेतु प्रमुख बिंदु। तो क्या क्या हैं? तो स्वरोजगार के संबंध में निश्चित होना, परियोजना का अपनी परिस्थितियों के अनुसार चयन करना, समान रोजगार चलाने वाले व्यक्ति से वार्तालाप करना, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करना, वित्त की व्यवस्था करना, अगर ऋण लेना है तो ऋण प्राप्ति में समय की जानकारी लेना, विद्युत एवं पानी की व्यवस्था करना, अस्थायी कच्चे माल की प्राप्ति करना, मशीनरी की खरीदारी, स्थापना एवं संचालन कौशल करना, तैयार माल की बिक्री करना, आमदनी तथा लाभ की गणना करना, आय में से सर्वप्रथम ऋण भुगतान करना, स्थायी पंजीकरण करना इत्यादि ग्रामीण उद्योग संचालित करने की प्रमुख बिंदुएं हैं। मेक इन इंडिया। तो विश्व के विभिन्न देशों की मेक इन उत्पादों का सूची लेवल 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में मेड इन जर्मनी सामान अच्छा मान जाता था, परंतु भारत में उसकी गुणवत्ता पर भी धीरे धीरे गिरती गई। कुछ वर्षों से चीन के बने सामान बड़े प्रमाणित माने जाने लगे, परंतु कुछ समय बाद चीन के बने सामानों की प्रमाणिकता भी गिरने लगी। यद्यपि आज भी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों की साख अच्छी मानी जा रही है, परंतु अब भारत के निर्मित सामानों की प्रमाणिकता चीन से बेहतर है। भारत एवं चीन की रैंक 42 व 49 है, अर्थात भारत की रैंक 42वीं है तथा चीन की 49वीं रैंक है। स्टार्टअप। तो कुछ वर्षों से स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ती आ रही है, परंतु इनमें से कुछों को अपने कदम पीछे भी खींचने पड़ रहे हैं। एक सफल उद्यमी को अति उत्साह की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक व्यवहारिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ किया था, जिससे औद्योगिकरण युग में उद्यमिता बढ़ी एवं उद्यमिता पर केवल अमीरों का अधिकार न होकर मध्यम श्रेणी के लोगों ने भी उद्यम स्टार्ट करने का कार्य किया। उद्यमों का वर्गीकरण। तो आकार एवं पूंजी के निवेश के आधार पर उद्यमियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। तो पहला क्या है? पहला हमारा सूक्ष्म अथवा लघुतर उद्यम। तो ये उद्यम सबसे कम पूंजी वाले उद्यम होते हैं। इनमें प्रयोग की जाने वाली मशीनें एवं संयंत्र 5 लाख रुपए तक मूल्य होते हैं। इनमें उत्पादित वस्तुओं का देश में अथवा निर्यात में भी इस्तेमाल होता है।
दूसरा क्या है? दूसरा है लघु उद्योग। तो इन उद्योगों में सभी परिसंपत्तियां, मशीनें एवं संयंत्रों में निवेश 50 से 60 लाख रुपए तक होता है। सभी प्रकार का निवेश स्वयं के मालिकाना अथवा किराए लीज के रूप में प्रयोग किया जाता है या हो सकता है। तीसरा इसका माध्यम उद्योग। तो ऐसे उद्यम या ऐसे उद्योग जिनमें समस्त परिस्थितियां 60 लाख से ऊपर एवं 5 करोड़ रुपए से कम हो, माध्यम उद्यम कहलाती हैं। इन उद्योगों में परिसंपत्तियां अधिकांशतः स्थायी होती हैं। पांचवा इसका विशाल उद्यम। तो इन उद्योगों में स्थायी परिसंपत्तियां, संयंत्र, मशीनरी आदि में कुल निवेश 5 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका नया टॉपिक, समस्या समाधान कौशल अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो समस्या समाधान कौशल समस्याओं की पहचान करने, विचार मंथन करने और उत्तरों का विश्लेषण करने तथा सर्वोत्तम समाधान लागू करने की क्षमता है। अच्छी समस्या समाधान कौशल वाला एक कर्मचारी स्वयं, स्टार्टर और सहयोगी टीम का साथी होता है। वे किसी समस्या की जड़ को समझने में सक्रिय होते हैं और आगे बढ़ने का निर्णय लेने से पहले समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करने के लिए दूसरों के साथ काम करते हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण क्या क्या है? तो इसका पहला चरण है समस्या को परिभाषित करें, जिससे स्पष्ट हो सके कि समस्या किस प्रकार की या प्रक्रिया के अंतर्गत आ रही है या किस क्रिया के कारण आ रही है। उन्हें उचित चिन्ह करें तथा प्रक्रियाओं की सीमाओं के अंतर्गत ही समस्या को परिभाषित करें। समस्या को समझने के लिए जानकारी प्राप्त करें। आंकड़े व तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयत्न करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंकड़े एवं तथ्यों के अवलोकन के उपरांत ही समस्या की परिभाषा को भी समीक्षा या समझा जा सकता है। आंकड़ों का विश्लेषण अपनी जानकारी व उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करना चाहिए, जिससे कारणों की तह तक पहुंचा जा सके। समस्या के कारणों का निदान या उपचार या सुधारों को खोजने का प्रयत्न करें। कारण खोजने के बाद तुरंत उसका निदान करें। समाधान को तुरंत लागू करें। समय समय पर जांच व समीक्षा करते रहना चाहिए। नई प्रक्रिया लागू करने के लिए मार्गों का निर्धारण करना चाहिए। इसका अगला टॉपिक है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन अर्थात टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक प्रबंधन का सिद्धांत है जो ग्राहकों की आवश्यकता और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य, विपणन, वित्त, डिजाइन, इंजीनियरिंग, उत्पादक, एक ग्राहक सेवा आदि को एकीकृत करता है। इसे TQM के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। कुल संगठन को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों से लेकर CEO तक को पूर्ण अधिकार देता है, ताकि वे अपने से संबंधित उत्पाद एवं सेवाओं में सुधार चैनलों के माध्यम से उचित प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंधन का गुणवत्ता निश्चित रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अब है TQM कार्यबंटन अर्थात टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कार्यबंटन। किसी संगठन को सुधारने के लिए सभी को दी जाने वाली गतिविधियां मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला है लगातार गुणवत्ता सुधार करना चाहिए। दूसरा है कुल ग्राहक संतुष्ट रहना चाहिए। कुल कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए। एकीकृत प्रक्रिया प्रबंधन होना चाहिए। प्रक्रियाओं के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अर्थात सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है जिसमें सही प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवरी किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो SCM अर्थात सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक वैश्विक नेटवर्क है जिसका प्रयोग उत्पाद को डिलीवरी करने में किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रक्रिया उत्पाद से थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता से ग्राहक तक की होती है। हम पढ़ेंगे SCM अर्थात सप्लाई चेन मैनेजमेंट की समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ते जोखिम है, अप्रत्यक्ष दूरी होती है, लागत में नियंत्रण होता है, माल ढुलाई की कीमतें बढ़ाना, कठिन मांग का पूर्वानुमान करना, डिजिटल परिवर्तन करना, बंदरगाह की भीड़ पर और श्रम की कमी, इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। हम पढ़ेंगे इसकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की गतिविधियाँ। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रणाली से सभी प्रमुख गतिविधियाँ साथ साथ आ जाती हैं, जैसे क्रय, उत्पादन, भंडारण, परिवहन तथा वितरण आदि सभी एक अकेली प्रणाली के अंतर्गत आ जाते हैं, ताकि उत्पाद का निर्मित और बनाए सामान को वितरित करने में सही मात्रा और सही गुणवत्ता के साथ और सही समय तथा सही जगह पर पहुंचाने, जिससे कि कुल लागत कम हो सके। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।